जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकार स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है अपने इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको हिंदी के अंदर हम पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले साथियों, यदि हम यहाँ पर बात करें पिरामिड का अर्थ क्या होता है, तो पिरामिड का सीधा सा अर्थ होता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य चित्र की सहायता से संबंध स्थापित करना पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। परिभाषा एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, केवल आपको इनका अर्थ ही समझना है। अब यहाँ पर दो टर्म आए हैं, एक तो अपना शब्द आया है उत्पादक क्या होता है और उपभोक्ता क्या होता है। इन दोनों के ऊपर मैंने ऑलरेडी सेशन कवर कर लिया है। आप इसी चैनल पर जाकर जब आप प्ले लिस्ट में देखोगे प्रारंभिक बैच, तो उसके अंदर उस प्रारंभिक बैच में जाने के बाद में आप स्क्रॉल करते रहना, तो उसके अंदर आपको उत्पादक के ऊपर सेपरेट वीडियो मिल जाएगा और उपभोक्ता के ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको केवल वन लाइनर के अंदर बता देता हूँ कि उत्पादक का अर्थ क्या होता है और उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है। तो उत्पादक का सीधा सा अर्थ होता है इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी अपने क्या है हरे पादप, हरे वनस्पति, जितने भी इस पूरी पृथ्वी पर हरी वनस्पति हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है ना। और उपभोक्ता क्या होते हैं, तो वे जीव, ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, वे जीव जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी अपन मानव हो गए या फिर जितने भी जंतु हो गए, चाहे उसके अंदर अपन बात करें सारे कीट आ गए, सारे अपने पक्षी आ गए, सारे अपने जंगली जानवर आ गए, मनुष्य आ गया, गाय भैंस भेड़ बकरी, जितने भी हैं सबके सब उपभोक्ता हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए या फिर जीवन निर्वाह के लिए जो भी अपने को ऊर्जा चाहिए होती है वो उत्पादक पर निर्भर रहता है। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। इनके बारे में अगर पूरा आपको कंप्लीट स्टडी करना है तो सोर्स कहां से मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम है अपने चार्ल्स एल्टन। क्या नाम है, चार्ल्स एल्टन है। और इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बताया था। इसी कारण से चार्ल्स एल्टन को पारिस्थितिकी पिरामिड का जनक कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्हीं के नाम के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड का एक और नया नाम पड़ा है, उसको क्या कहा गया, एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। क्या कहा गया उसको, एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, उन्हीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके यदि लेवल बड़ा है, जैसे हम बात करें आरपीएससी का लेवल की बात करें, तो वो इन प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, जैसे बात करें कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, वन रक्षक वाला हो गया, ये जो छोटे छोटे लेवल के 10+2 लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये वैज्ञानिक के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो जो स्टार लगा रहा हूं वो आपको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब पारिस्थितिकी जो पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है अपने जैवभार का पिरामिड, और थर्ड वन होता है अपने ऊर्जा का पिरामिड। इंग्लिश वाले संख्या को नंबर ऑफ पिरामिड, बायोमास ऑफ पिरामिड, और थर्ड वन हो जाएगा एनर्जी ऑफ पिरामिड। ठीक है ना। अब इनका अर्थ क्या होता है मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इनका अर्थ समझा रहा हूं। ठीक है ना। जब हम संख्या के पिरामिड की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जब उत्पादक की संख्या और उपभोक्ता की संख्या के मध्य जब हम संख्याओं को लेकर पारिस्थितिकी पिरामिड में संबंध स्थापित करते हैं तब उसे हम संख्या का पिरामिड कहते हैं। और यही हो जाएगा अपना जैवभार। जैवभार का अर्थ क्या होता है, तो पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। जैवभार का अर्थ क्या होता है, तो सूखा पदार्थ। सूखा पदार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर, मान लीजिए कोई भी अपने पास में जीव है, चाहे वो उत्पादक हो सकता है, उपभोक्ता हो सकता है या फिर अपघटन करता हो सकता है। ठीक है ना। इन तीनों को हमने जला दिया और जलाने के बाद में जो राख जो बचती है ना उसी को अपन बोलते हैं जैवभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैवभार। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कोई एक बड़ा वृक्ष है विशाल सा, और उस विशाल से वृक्ष को अपन ने जला दिया और जलाने के बाद में जो भी अपने पास में राख बची हुई है वो उस वृक्ष का क्या हो जाएगा, जैवभार हो जाएगा, यानी कि बायोमास हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर की बात करें तो जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसको हम जला देते हैं और जलाने के बाद में जो राख बचती है उसी राख को क्या कहते हैं, वो मानव के लिए अपना जैवभार हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैवभार का अर्थ समझ में आ गया होगा। तब अब इसकी परिभाषा क्या बनती है, तो इसकी सीधी सी परिभाषा होती है, जब उत्पादक का जैवभार और उपभोक्ता के जैवभार में
किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर उनका बायोमास को लेकर जब संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे हम जैवभार का पिरामिड कहते हैं। और ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा होता है, यानी कि उत्पादक के पास में रहेगी पहले ऊर्जा, फिर उपभोक्ता के पास में आएगी, फिर अपघटनकर्ता के पास में, फिर वो साइकिल इस प्रकार से चलती रहती है। तो एक दिशीय होती है लेकिन कई शाखाओं के रूप में होती है। और इसके अंदर एक नियम काम आता है जिसको अपन बोलते हैं 10% का नियम। कौन सा नियम? 10% का नियम। उसके आधार पर इस पिरामिड की व्याख्या की जाती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इनका अर्थ क्या होता है वो मैंने समझा दिया। अब अगला जो प्रश्न इनमें से ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से पिरामिड की सहायता से किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य अच्छे से संबंध स्थापित किया जा सकता है, या फिर हम वैज्ञानिक रूप से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कौन सा वाला, तो ये ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है ना। तो ऊर्जा के पिरामिड में ये याद रखना, सबसे अच्छा संबंध स्थापित होगा, सबसे अच्छा संबंध स्थापित होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। अब ये कैसे होता है, तो जब हम 10% का नियम पढ़ेंगे जो लिंडमान एक वैज्ञानिक हुए तो उनके द्वारा दिया गया था, वो हम अगले सेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम समझेंगे कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सबसे अच्छा क्यों माना गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ये थ्योरी होती है जो आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट तो पूछा जाता है कि संख्या का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कैसा होता है, ठीक है ना। तो उल्टा सीधा, सीधा या उल्टा, केवल सीधा, केवल उल्टा, इस टाइप का पूछेगा तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर आपको इकोसिस्टम का नाम दे देगा, यानी पारिस्थितिक तंत्र का नाम दे देगा। जैसा अपन बात करें समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैवभार का पिरामिड कैसा होता है, समुद्री पारिस्थितिकी के अंदर संख्या का पिरामिड कैसा होता है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो पर्टिकुलर इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो उसके इन क्वेश्चन को सोल्व करने का जो अपना कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है आपको, कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यदि आपको पिरामिड निकालना है इन तीनों के आधार पर, तो उसमें क्या रखना है आपको, उत्पादक को नीचे रखना है। उत्पादक को अगर नीचे रखना आपको आ गया तो इसके आधार पर आप आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो उत्पादक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, तो इसके लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया है। इस पिरामिड को समझने से पहले आपको उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है तो आप ये पिरामिड वाला टॉपिक आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि संख्या का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कैसा होता है, जैवभार का कैसा होता है और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड के अंदर जो अपना जो पहला जो प्रकार आता है संख्या का पिरामिड, जिसको अपन नंबर ऑफ पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार लिखे हैं और मोस्ट ऑफ जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तब मैं आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो विगत वर्ष में जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी आरपीसी के द्वारा, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं स्थलीय की बात करें तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। जो मैं यहां पर शब्द काम में लेने वाला हूं, इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी आपको धरातल दिखाई दे रहा है, जहां जहां तक आपको वनस्पति दिखाई दे रही है, और उस वनस्पति के अंदर जो जो इकोसिस्टम विकसित होगा वो सब इकोसिस्टम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आएगा। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन कौन से अपने पारिस्थितिकी तंत्र आ सकते हैं, तो मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार बताए थे। जब मैंने उसके अंदर आपको बताए थे पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। और प्राकृतिक के अंदर फिर मैंने बताया था ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जलीय और एक हो जाएगा अपने स्थलीय, ठीक है ना। तो स्थलीय के अंदर फिर 3 प्रकार देखे थे हमने। तो स्थलीय के अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो स्थलीय के अंदर ध्यान रखना अपने आ जाएगा, इसके अंदर स्थलीय में आ जाएगा अपने एक तो आ जाएगा घास, यानी कि वो उत्पादक और वे उपभोक्ता जो कहां पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो घास स्थल,
क्योंकि अल्टीमेटली जो घास होती है वो भी तो कहाँ पर होती है, अपने स्थल पर होती है। इसी प्रकार जितने भी अपन वन की बात करें तो सारे के सारे जो वन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, स्थल पर होते हैं। जैसे आपने फेमस नाम सुना होगा, अरावली क्षेत्र के वन हो गए, अमेजन का वन हो गया, इसी प्रकार आपने विंध्याचल के वन की बात की होगी, सतपुड़ा के वनों की बात की होगी। तो ये कई सारे वन होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने स्थल पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कोई किसान खेती कर रहा है तो खेती करेगा तो ओबियसली फसल उगाएगा, वो फसल कहाँ पर उगाता है, स्थल पर उगाता है। तो खेत का अपना एक पारिस्थितिक तंत्र अलग होता है, तो वो भी कहाँ पर होता है, अपने स्थल पर होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन यहाँ पर बात करें मरुस्थल, ठीक है ना, ये भी कहां पर होता है, तो ये भी अपने कहां पर होता है, स्थल पर होता है। तो इन सभी का उदाहरण आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपसे पहला तो ये पूछेगा कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, सीधा होता है या फिर उल्टा होता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर भी पर्टिकुलर अलग अलग नाम दे देगा। जैसे घास स्थल का पिरामिड संख्या के आधार पर कैसा होता है, वन पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा होता है, खेत का संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा होता है, तो वो होता है, ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आ गया आपको तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो जवाब होगा वही इन सभी का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें ध्यान रखना है ये वाला याद रखना, ठीक है ना। मरुस्थल का स्टार क्यों लगाया तो वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले अपन यहाँ पर समझते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर इन सब का पिरामिड कैसा होता है। तो जो अपन ने ट्रिक देखी थी ना, वही ट्रिक आपको काम में लेना है। और यहाँ पर मैं अब एक खाद्य श्रृंखला बना रहा हूँ स्थलीय के लिए, ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, घास हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी अपने यहाँ पर, देखिए ये सेशन हो सकता है थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके बाद में सारे के सारे पिरामिड पिरामिड के आंसर आप स्वतः से निकालोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बात करें, यहाँ पर अपन स्थलीय के अंदर उदाहरण की बात करें तो घास हो जाएगी। अब इस घास को कौन खाता है, तो खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा, तो मानव खाएगा। और मानव को कौन खाएगा, तो खाएगा शेर खाएगा। कौन खाएगा, शेर खाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर इस खाद्य श्रृंखला के अंदर आप आसानी से पहचान पाओगे कि इसके अंदर उत्पादक कौन है। तो उत्पादक कौन है, अपना घास है, ठीक है ना। तो अब हम किसके आधार पर निकाल रहे हैं, संख्या के आधार पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा। तो यहां पर संख्या देखो, इस पूरी पृथ्वी पर हरी वनस्पति की संख्या कितनी है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, हालांकि शहरों के अंदर कम होती है, शहर के अंदर शहर से जैसे अपन बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ अपने को दूर दूर तक खेती नजर आएंगे, तो उसके अंदर भी क्या है, वनस्पति है। तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, अपना उत्पादक हो जाएगा। अगर कोई हमें वन दिखाई दे रहा है या फिर हम अरावली की रेंज से निकल रहे हैं तो वहां तक हमें दूर दूर तक पहाड़ियां नजर आएगी और उसके ऊपर अपने को बहुत ज्यादा संख्या में हरी वनस्पति दिखाई देगी। इसी प्रकार यदि हम किसी भी घास लैंड पर जाते हैं जहां पर पशु चरने जाते हैं तो वहां पर भी हम देखेंगे तो वहां पर भी अपने को दूर दूर तक घास ही घास दिखाई देगी, ठीक है ना। तो कहने का शाब्दिक अर्थ होता है कि इस स्थलीय के अंदर घास की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। घास की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो यहां पर जितना ज्यादा अगर कोई संख्या होगी तो उतनी ही बड़ी अपने को लाइन खींचनी है, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जिसकी संख्या जितनी अधिक होगी या फिर जिसका जीवभार जितना अधिक होगा उतना ही आपको बड़ी लाइन खींचना है, ठीक है ना। तो यहां पर घास की संख्या बहुत अधिक है। जब भी हम बारिश के समय में बाहर निकलते हैं तो दूर दूर तक हमें वनस्पति दिखाई देती है हरी हरी। तो बात करें पूरी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वनस्पति थी उसको हमने इतनी बड़ी लाइन माना, ठीक है ना। इतनी बड़ी लाइन मान लिया, जितनी संख्या अधिक होगी या फिर जितना जीवभार अधिक होगा उतनी ही बड़ी अपने को लाइन खींचनी है, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे अधिक संख्या तो किसकी हो गई, घास की हो गई। और घास की संख्या को अपन कभी नहीं गिन सकते, लेकिन उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर खरगोश की कितनी संख्या है यह तो हम आसानी से गिन सकते हैं, क्योंकि खरगोश जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और उपभोक्ताओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, अपने उत्पादक से कम होती है। तो इनकी संख्या मान लेते हैं इतनी सी है, ठीक है ना, इतनी सी मानिए अपन है। और फिर और मानव की बात करें तो फिर मानव की संख्या और कम होगी। हालांकि वर्तमान परिदृश्य में मानव की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन यदि हम नेचुरली बात करें तो मानव की संख्या जो होगी वो खरगोश से तो कम ही होगी, ठीक है ना। तो खरगोश की संख्या ये वो इतनी कम हो जाएगी। फिर शेर की बात करें तो हालांकि शेर अब धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इस पूरी पृथ्वी पर शेर का दबदबा था, ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए इसको अपन जंगल का राजा कहते हैं, ठीक है ना। तो शेर की संख्या, इसको जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन शेर की संख्या बहुत कम है, ठीक है ना। ये कम हो गई, अब इनको मिला दो। इनको अपन जब आसानी से मिला देंगे तो ये तो फर्स्ट वाली ये वाली जो लाइन है ये तो क्या हो जाएगी, अपने उत्पादक की हो जाएगी, ये प्राथमिक उपभोक्ता की हो जाएगी, और ये द्वितीयक उपभोक्ता की हो जाएगी, और ये हो जाएगी अपने तृतीयक उपभोक्ता की हो जाएगी। तो अब ये जो पिरामिड बना है कैसा बना है, सीधा बना है। कैसा बना है,
सीधा बना है। कैसा बना है? सीधा बना है। तो जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो अपना स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका पिरामिड संख्या के आधार पर कैसा बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या का जो पिरामिड होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर वो कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो वो कैसा बनता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसा बनेगा वो। तो वो बनेगा अपने सीधा। एक चीज को अच्छे से समझ लिए, अब सारा कॉन्सेप्ट अपना इसी के पीछे है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर और कितने प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ पर घास का भी विकसित हो रहा है, वन का भी विकसित हो रहा है, खेत का भी विकसित हो रहा है और अपने मरुस्थल का भी विकसित हो रहा है। तो इन सब का कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। 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 लेकिन यहां पर मैंने स्टार लगा रखा है किसके ऊपर? मरुस्थल के ऊपर। मरुस्थल के ऊपर मैंने स्टार क्यों लगाया? तो आपने कई सारे मरुस्थल के नाम सुने होंगे, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल हो गया। ये यहाँ पर मरुस्थल तो है लेकिन यहाँ पर जो वनस्पति है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्टार लगाया है। अब मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। कॉन्सेप्ट तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो मरुस्थल से आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। मरुस्थल की यदि हम बात करें तो मरुस्थल के मैंने अभी यहाँ पर दो नाम बताया आपको, सहारा मरुस्थल और एक हो जाएगा अपने थार का मरुस्थल जो अपने भारत के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो यहां पर बात करें तो मरुस्थल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है यहाँ पर वर्षा कम होती है और तापमान अत्यधिक रहता है। तो वर्षा कम होती है किसी भी जगह, तो वहां पर जो वनस्पति जो होती है जिसको हम उत्पादक कह रहे हैं उसकी संख्या भी ऑब्वियसली कम होगी। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसका जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर स्थलीय पारिस्थितिकी में जो मरुस्थल का जो पिरामिड हो गया संख्या के आधार पर वो कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति अपने को बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और इसके अंदर जो उपभोक्ता होता है वो जो उत्पादक होंगे उससे थोड़ा अधिक होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन कौन आते हैं? तो वही पैटर्न अपने को याद रखना। मैंने जब आपको पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रकार पढ़ाए थे तब मैंने बताया था आपको प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। और प्राकृतिक के अंदर मैंने बताया था आपको एक तो हो जाएगा स्थलीय और दूसरा हो जाएगा जलीय। अब जलीय के अंदर भी तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अपन बात करें समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो गया, नदी का अलग हो गया, अपने तालाब का अंदर हो गया, बहते हुए पानी का अलग हो गया, एक जगह रुका हुआ पानी उसका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो गया। तो पानी के अंदर भी कई तरह के अपने इकोसिस्टम बनते हैं, लेकिन उसमें से भी याद रखना है आपको। यहाँ पर मैं उदाहरण लिख देता हूँ कि जलीय के अंदर कौन कौन आएंगे। तो जलीय के अंदर मुख्य रूप से याद रखना है समुद्र आएगा अपने, ठीक है। इसी प्रकार नदी आ जाएगी, तालाब आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर आपको याद रखना है कुआं आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना है यहां पर झील आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें खारे पानी की और मीठे पानी की दोनों झील आ जाएगी आदि, ठीक है ना। तो कहने का शाब्दिक अर्थ है जहां जहां पर आपको पानी दिखाई देगा वहां वहां पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र लागू होगा, ठीक है ना। अब यहां पर मैं इतने सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, इनमें से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो खाद्य जो श्रृंखला होती है वो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपको याद रखना जैसे पादप पलवक, कॉन्सेप्ट वही रखना है जो मैंने आपको बताया था। उत्पादक को नीचे रखना है। पादप पलवक को कौन खाएगा? तो जंतु पलवक खाएगा। जंतु पलवक को कौन खाएगा? तो छोटी मछली खाएगी। और छोटी मछली को कौन खाएगी? तो फिर वो बड़ी मछली खाएगी। कौन खाएगी? बड़ी मछली खाएगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था अपनी ट्रिक क्या थी? उत्पादक को अपने को कहां पर रखना है? नीचे रखना है। अब इस खाद्य श्रृंखला के अंदर उत्पादक कौन है? तो पादप पलवक है। अब जो जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जो पादप पलवक जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं। इसके अंदर अब ये उत्पादक जो होता है यहाँ पर मैंने एक नाम बताया, बाकी आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कहीं पर पानी एकत्रित हो जाता है तो वहाँ पर कुछ समय बाद में काई जम जाती है जिसको अपन जलकुंभी कहते हैं, उसकी संख्या देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। या फिर हम बात करें अगर आप समुद्र के आसपास कहीं पर गए हो तो उसके अंदर कई तरह का अपने को शैवाल देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो अपने इसके अंदर आ जाएंगे उत्पादक के अंदर। इसी प्रकार यदि आप नदियों के अंदर गए हो तो उसके अंदर भी हमको पानी
जहां पर लगातार बहता रहता है वहां पर एक काई उग जाती है, ठीक है ना, तो वो भी कहां पर आता है, अपने उत्पादक के अंदर आता है। अब इसमें संख्या देखो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अगर एक छोटा सा तालाब भी है, अगर उसके अंदर काई उग जाती है तो काई की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो संख्या को देखना, और मैंने आपको क्या बताया, संख्या और अगर जैव भार जितना अधिक होगा उतना बड़ा अपने को लाइन खींचना है। तो यहां पर अपने को पता चल गया है कि एक तालाब के अंदर है तो तालाब वो छोटा सा, लेकिन उसके अंदर काई की जो संख्या है वो बहुत अरबों की संख्या में, तो उतना ही बड़ा अपन ने यहाँ पर लाइन खींच दिया, ठीक है। अब उस तालाब के अंदर ये देखो कि तो उस तालाब के अंदर देखो कि उस काई या फिर जो भी वो पादप प्लवक है उसको खाने वाली जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो कितनी है। तो ऑब्वियसली बात है कि उस तालाब के अंदर जो भी छोटी मछलियां होगी या जो जंतु प्लवक होंगे जिसको पादप प्लवक को खा रहे हैं उनकी संख्या कम होगी, तो उसके लिए अपन ने इतनी छोटी लाइन बना दी, ठीक है ना। उसके बाद में छोटी मछलियां जो होंगी वो गिनी चुनी होगी, 100-200 के आसपास होगी तालाब के अंदर, तो ये छोटी सी हो जाएगी। और उसी तालाब के अंदर जो बड़ी मछलियां जो होगी उसकी जो संख्या होगी ले देखिए 5 से 10 होगी, तो ये इतना छोटा बना दिया। अब इनको मिला दो सबको, तो ये पिरामिड भी अपना कैसा बना है, सीधा बना है। ये पिरामिड भी कैसा बना है, सीधा बना है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किसी भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो संख्या का जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जलीय के अंदर यहां लिख देते हैं कैसा बनेगा, वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड संख्या के आधार पर कैसा बनता है, सीधा बनता है। और उसके बाद में वो पर्टिकुलर इनका नाम दे देगा कि नदी का जो नदी के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र है वो संख्या के आधार पर कैसा बनेगा, तो सीधा। कुएं के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो संख्या के आधार पर कैसा बनेगा, सीधा। तो आ गया होगा समझ में आप सभी को। दोनों क्वेश्चन में साथ साथ करवाते चल रहा हूं, भले समय कितना ही लग जाए, लेकिन एग्जाम के अंदर अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला की, ठीक है ना। परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। मैं अब इसको मिटाता हूं। अब यहां पर अपन चर्चा करते हैं किसकी, परजीवी खाद्य श्रृंखला की। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंदर पहले हम यहां पर देखते हैं एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले यहां पर मैं उदाहरण बता देता हूं कि परजीवी खाद्य श्रृंखला में कौन कौन आ सकते हैं। तो इसके अंदर अपने आ सकते हैं केंचुए, आ सकते हैं परजीवी के रूप में हो सकते हैं, वो हो सकता है यहां पर जीवाणु आ जाए, हो सकता है यहां पर कवक आ जाए, ठीक है, हो सकता है यहां पर कुछ निमेटोड्स आ जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से अपने परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंदर काउंट किए जाते हैं, जो मैंने जब आपको परजीवी खाद्य श्रृंखला पढ़ाया था तब बताया था। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं अपन। इसको यदि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो ये इसमें आ जाएगा अपने वृक्ष, ठीक है। इस वृक्ष के ऊपर परजीवी के रूप में पक्षी बैठे हुए हैं और इसी पक्षी के ऊपर कई सारे सूक्ष्म जीव है। क्या है, कई सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, चाहे वो जीवाणु, कवक, निमेटोड्स कुछ भी हो सकता है। एक तो ये उदाहरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हो जाएगा अपने पास में, या फिर बात करें यहां पर अपना हो जाएगा कोई भी पेड़ की पत्ती हो जाएगी, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, दीमक लगेगी, और इस दीमक को फिर कौन खाएगा, पक्षी खाएंगे, ठीक है ना। और इन पक्षी के ऊपर वापस क्या आ जाएगा, अपने ये सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो मैंने परजीवी खाद्य श्रृंखला का यहाँ पर आपको उदाहरण बताए हैं, इन दोनों के माध्यम से आपको समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें तो परजीवी खाद्य श्रृंखला का पिरामिड कैसा बनेगा। तो मैंने क्या कहा था आपसे, उत्पादक को हमेशा कहां पर रखना है, नीचे रखना, ठीक है ना। तो अपना अब इन दोनों खाद्य श्रृंखलाओं में उत्पादक कौन है, तो पहली वाली जो खाद्य श्रृंखला है इसके अंदर तो उत्पादक कौन है, अपना वृक्ष है। और दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है इसके अंदर उत्पादक कौन है, पत्ती है, क्योंकि इन्हीं से भोजन कौन प्राप्त कर रहा है, दीमक, दीमक से फिर पक्षी, और पक्षी से फिर सूक्ष्मजीव प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जिसकी संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अपने को बड़ा लाइन खींचनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं वृक्ष। तो एक बड़ा वृक्ष जैसे बात करते हैं पीपल का वृक्ष, आपने अक्सर आपके गांव या फिर जहाँ कहीं भी आप रहते हो, गांव, कस्बे, ढाणी, जहाँ पर भी आप रहते हो, तो एक वृक्ष के ऊपर आपने 100 पक्षियों को बैठे हुए देखा होगा, ठीक है ना। सुबह या फिर शाम के समय आपने अक्सर देखा होगा कि एक वृक्ष के ऊपर 100 पक्षी बैठे हैं। अब सोचिए उन 100 पक्षी के ऊपर एक पंख, एक पक्षी का यदि हम एक पंख की बात करें तो एक पंख के ऊपर कितने सारे सूक्ष्म जीव बैठे होंगे। और इसी प्रकार एक जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की जैसे पतझड़ आता है तो उस पीपल के वृक्ष की पत्तियां नीचे गिरने लगती है, और उनको होता तो एक वृक्ष है, लेकिन उस एक वृक्ष की पत्तियां जैसे ही नीचे गिरती है तो उनको खाने के लिए दीमक कितनी सारी निकल कर आती है।
इसी प्रकार उन दीमकों को फिर खाने के लिए कितने पक्षी आते हैं और फिर उन पक्षी के ऊपर कितने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, ये थोड़ा आप सोचिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था आपको, उत्पादक को हमेशा नीचे रखना है। तो यहां पर हमारे उत्पादक कितना है, वृक्ष कितना है, एक वृक्ष है। तो मैंने जितना क्या कहा था, उत्पादक की संख्या जितने होंगे उतना ही बड़ा लाइन खींचना है। तो वृक्ष कितना है यहां पर अपने पास में, एक वृक्ष है। तो ये एक वृक्ष के लिए इतनी सी लाइन खींच दी, ठीक है ना। अब उस वृक्ष के ऊपर कितने 100 पक्षी बैठे हुए, तो 100 पक्षी एक से तो ज्यादा ही है, तो इसके लिए इतनी बड़ी अपन ने लाइन खींच दी। अब उस पक्षी के ऊपर सूक्ष्म जीव की संख्या कितनी है, तो बहुत ज्यादा है, अरबों की संख्या में, तो इसके लिए अपन ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी। तो इसका पिरामिड कैसा बन जाएगा, इनको मिला देंगे तो ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि परजीवी खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड हो जाएगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इसमें भी देखें, यदि पत्ती की, तो पत्तियां जो होती है, एक वृक्ष की पत्तियां आती है। अब इस पत्ती को खाने के लिए दीमक की हजारों संख्या आएगी और इन दीमक को खाने के लिए फिर अलग अलग तरह के पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां आएगी, वो भी संख्या अधिक होगी उनकी, और उनके ऊपर फिर सूक्ष्म जीवों की भी संख्या अधिक होगी। तो इनका जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किसी भी परजीवी खाद्य श्रृंखला के अंदर संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। और फिर इनमें से हो सकता है कि पूछ ले जीवाणु कवक, इनके पिरामिड कैसा बनेगा, संख्या के आधार पर, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहां पर अपना एक दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र भी कंप्लीट होता है कि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा, यहां पर मैं एक और लाइन लिख देता हूं, ये वाला जो अपना फर्स्ट वाला जो उदाहरण है ना, फर्स्ट वाला, एक तो परजीवी वाला बता दिया, और ये फर्स्ट वाला जो उदाहरण ये किसका हो जाएगा, अपने वृक्ष पारितंत्र का उदाहरण। किसका उदाहरण है, तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वो भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो पर्टिकुलर एक वृक्ष को लेकर चलता है। किसको लेकर चलता है, एक वृक्ष को लेकर चलता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो इसी के आधार पर अपना जो पिरामिड के अंदर जो पहला जो प्रकार होता है संख्या के आधार पर पिरामिड, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो दो बचे हुए हैं उनमें इतना समय नहीं लगेगा। एक मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है, सारा जो समझाने का जो तरीका रहेगा सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का वो तरीका यही रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हटता हूं, फिर हम जो दो बचे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए साथियों, अब हम आगे देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड का जो दूसरा प्रकार आता है जिसको हम जैव भार का पिरामिड कहते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारा फॉर्मेट जो पहले वाला था जो संख्या के आधार पर था वही था, लेकिन इसका थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा। अब अपने को क्या सोचना, पहले अपन यहाँ पर संख्या शब्द काम में ले रहे थे, अब यहाँ पर अपन जैव भार शब्द काम में लेंगे। और जैव भार का अर्थ क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, उत्पादों को जला दो और उपभोक्ता को जला दो। और जब इन दोनों का जो जैव भार निकल कर आता है, इन दोनों के माध्यम से किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर संबंध स्थापित किया जाता है चित्र की सहायता से, तो उसी को अपन बोलते हैं जैव भार का पिरामिड, ठीक है ना। तो आइए एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन कौन उदाहरण आएंगे वो अब मेरे को नहीं लगता आपको बार बार बताने की जरूरत होगी। अपन सीधा पिरामिड पर चलते हैं। कहां पर चलते हैं, सीधा पिरामिड पर चलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक हमेशा याद रखना, तीनों के जो ये पिरामिड के प्रकार होते हैं तीनों के अंदर ट्रिक वही काम आएगी अपनी कि उत्पादक को हमेशा नीचे रखना, ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि स्थलीय के अंदर इस पूरी पृथ्वी पर स्थलीय पर उत्पादक कौन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, घास हो जाएगी, ठीक है ना। अगर पर्टिकुलर हम इन सब की बात करें तो घास स्थल का जो पारिस्थितिक तंत्र होगा उसके अंदर कौन होगा, घास होगा। खेत की बात करेंगे तो खेतों में किसान क्या लगाते हैं, फसल लगाते हैं, फिर सब्जियां लगाते हैं, या फिर हो सकता है फल वृक्ष लगाते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पर अपने उत्पादक, ठीक है ना। वन की बात करें तो पूरा वन के अंदर जो भी उत्पादक होगा वो या तो बड़े वृक्ष हो जाएंगे या फिर उनके अंदर उगने वाले छोटे छोटे कंटीली झाड़ियां हो जाएगी, छोटे शाकीय पादप हो जाएंगे, तो वहां पर वो उत्पादक हो जाएंगे। और मरुस्थल के अंदर छोटे छोटे जितने भी नागपनी हो गया, थ्रोन हो गए, ठीक है ना, खेजड़ी हो गए, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अपना उत्पादक हो जाएगा। अब क्या करना है, इन सबको जला दो। अब इसका पिरामिड कैसा बनेगा, तो वो बनेगा तो सीधा, वो कैसे बनेगा तो वो मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इस स्थल के ऊपर यानी कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी आपको स्थलीय भाग दिखाई दे रहा है और इस पूरे स्थलीय भाग के ऊपर जितने भी आपको वनस्पति दिखाई दे रही है उन सबको जला दो। जैसा भी मैंने यहाँ पर कुछ वन के नाम बताए थे, अमेजन फॉरेस्ट कितना घना है और कितने वहां पर वनस्पति पाई जाती है, उस सारी वनस्पति को जला दो। अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर जितने भी वनस्पति उन सबको जला दो।
खेत जितने भी हैं इस पूरी दुनिया में जहाँ पर किसान खेती कर रहा है, उन सब खेतों के अंदर जितनी भी वनस्पति फसलें हैं, उन सब्जियां, उन सबको जला दो। और इसी के अलावा विंध्याचल पर्वत या फिर अपना सतपुड़ा की बात करें या फिर नीलगिरी के पहाड़ियाँ, जितने भी पहाड़ है उन सब के ऊपर जितने भी वनस्पतियाँ, हिमालय के जितने भी पहाड़ है उनके ऊपर जितने भी वनस्पति हैं उन सबको जला दो। और उन सबको जलाने के बाद में उन सबका जितना भी जैव भार इकट्ठा होता है उनको एक जगह रखो, और इस पूरी पृथ्वी पर स्थल पर जितने भी उपभोक्ता हैं उन सबको जलाने के बाद में उन सबका जैव भार एक तरफ रखो। तो आप उसके अंदर ये देखोगे कि जितना भी इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी वनस्पति है, जितने भी अभी मैंने पर्वत के नाम बताए, वनों के नाम बताए, उनके ऊपर जितने भी वनस्पति उग रही है उनका जो जैव भार का जो पहाड़ बनेगा ना वो बहुत बड़ा बनेगा, विशाल बनेगा, ठीक है ना। और जितने भी उपभोक्ता हैं उनका जो जैव भार का जो पहाड़ बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो उनका पिरामिड कैसा बन जाएगा, फिर उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि संख्या और जैव भार के अंदर देखना है कि जिसकी जितनी ज्यादा आकार होगा या फिर संख्या होगी उतना ही बड़ा अपने को लाइन खींचना है, ठीक है ना। तो अभी हम स्थलीय की बात करें तो स्थलीय के अंदर इन तीनों में जितने, इन 3-4 के अंदर जितने भी अपने को उत्पादक दिखाई दे रहे हैं जला दिया, और जलाने के बाद में बहुत बड़ा अपने को पहाड़ दिखाई दिया, तो बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया तो उतनी बड़ी इसमें लाइन खींच देंगे अपन, ठीक है ना। उसके बाद में हम उपभोक्ता की तरफ चलते हैं। तो उपभोक्ता इसके अंदर कौन हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। तो खरगोश जंगल के अंदर या फिर अपन घास स्थल की बात करें तो ले देके 1000-1200 मिलेंगे, तो उनको जलाएंगे तो अपने को इतना से संख्या प्राप्त होगी। और उसी जंगल के अंदर या फिर उसी घास स्थल के अंदर मानव की जो संख्या मिलेगी ले देके 250-300 के आसपास मिलेगी, तो उनका ये जैव भार हो जाएगा। और उसी वन के अंदर जो शेर जो निकलेगा सॉरी हाँ सीधा ही बनेगा इसका, तो ये हो जाएगी अपने, ठीक है ना। और उसके बाद में कौन आ जाएगा, शेर आ जाएगा। तो शेर की संख्या किसी भी जंगल के अंदर ले देके निकलेगी 50 से 60 निकलेगी, तो ये हो जाएगा। अब इसको आपस में इन सबको मिला दो, ठीक है ना। तो ये कैसा बनेगा, सीधा दिखाई दे रहा है। ये पिरामिड कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ध्यान से सुनना, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो जैव भार का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो जैव भार का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। लेकिन स्टार अपने को किस पर लगाना है, मरुस्थल वाले के ऊपर लगाना है। किसके ऊपर लगाना है, मरुस्थल वाले के ऊपर। मरुस्थल के अंदर सेम फॉर्मेट वही याद रखना है आपको। मरुस्थल के अंदर एक तो वर्षा कम होती है तो वहां पर वनस्पति भी कम होती है, तो दूर दूर तक जहां तक देखोगे आपको केवल और केवल रेत के बहुत बड़े टीले टीले ही दिखाई देंगे। ले देखे कहीं कुछ एक जगह पर आपको वनस्पति दिखाई देगी, जिसमें भी हो सकता है कहीं पर नागफनी दिख जाए, तो कहीं पर आपको खेजड़ी ये वाले वृक्ष दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस मरुस्थल के अंदर जब आप देखोगे अलग अलग दूसरे उपभोक्ता को देखोगे तो उनकी संख्या आपको अधिक दिखाई देगी। और जब हम वहां उस मरुस्थल का उत्पादक को जलाएंगे और उपभोक्ता को जलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां का जो उपभोक्ता होगा उसका जैव भार अधिक निकल कर आएगा। तो मरुस्थल का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंदर इसका जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो स्टार लगा रहा हूं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है जैव भार के आधार पर कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। किसके अंदर, जलीय के अंदर, ठीक है ना। और जलीय के अंदर ये सारे के सारे उदाहरण आपको याद रखने कौन कौन से, तालाब, समुद्र, नदी, कुआं और झीलें। इन सभी में से मैंने एक उदाहरण निकाला है, पादप पलव, जंतु पलव, छोटी मछली, बड़ी मछली, ठीक है ना। ये सब इनको खाते हैं। अब इनके अंदर उत्पादक कौन है, तो उत्पादक कौन हो जाएगा, अपने पादप पलव हो जाएगा। अब मैंने पिछला जब संख्या के आधार पर बताया था तब मैंने बताया था एक तालाब के उदाहरण के माध्यम से समझाया। उसी तालाब को अपने को पकड़ना है, ठीक है ना। अब वो जो तालाब है उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, जो काई जो उग रही थी जिसको अपन ने पादप पलव नाम दिया था उसको बाहर निकालो उस पानी से और उसको जला दिया। और जलाने के बाद में ले देकर अपने को एक तगारी भर के या फिर एक जो अपना टब जो होता है घर के अंदर उतना ही अपने को क्या प्राप्त हुई है, राख प्राप्त हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में जब हमने जंतु पलवों को जलाया तो जंतु पलवों की संख्या तो जरूर कम थी लेकिन उनका जो शरीर का आकार जो था वो पादप पलवक से थोड़ा बड़ा था। तो ऑब्वियसली जब हम संख्या भले इनकी कम होगी लेकिन इनको जब हम जलाएंगे तो हमें जैव भार अधिक मिलेगा। इसी प्रकार जब हम छोटी मछलियों की बात करें तो छोटी मछलियों को जब हम जलाते संख्या भले इनकी कम होगी लेकिन इनका जो शरीर जो आकार होगा वो बड़ा होगा। इसी प्रकार हम बड़ी मछली की बात करें तो बड़ी मछली की संख्या जरूर कम होगी, 5 से 10 होगी, लेकिन इनका जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आकार जितना अधिक होगा तो जैव भार भी उतना ही अधिक मिलेगा। या फिर इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम समुद्र के अंदर चलते हैं। यही फॉर्मेट समुद्र के अंदर होगा। तो समुद्र के अंदर आपने बड़ी बड़ी मछलियां देखी होगी, व्हेल मछली हो गई, तारा मछली हो गई, जिसको अपन स्टारफिश के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और जब हम उनको जलाते हैं तो हमें
टन के अंदर या फिर क्विंटल के अंदर जैव भार प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, ट्रिक अपनी वही रखनी है, उत्पादक को नीचे रखना है। उत्पादक की यहाँ पर जो हमें जैव भार प्राप्त हुआ था वो बहुत ही कम प्राप्त हुआ, इतना सा प्राप्त हुआ। जंतु पलवक का जैव भार इतना प्राप्त हुआ, छोटी मछली का इतना प्राप्त हुआ, और बड़ी मछली जिसे व्हेल मछली ये वाली हो गई, तो इनका जो जैव भार प्राप्त हुआ अपने को इतना बड़ा प्राप्त हुआ। इनको मिला दे तो इनका जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, फिर उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको इस जलीय का नाम नहीं देके इनका नाम दे दे, जैसे तालाब, समुद्र, नदी, कुआं या फिर झील, इनमें से हो सकता है किसी का नाम दे दे और पूछ ले कि समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र जैव भार के आधार पर कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको कैसा बनेगा, तो ये उल्टा बनेगा। और उल्टा के लिए एक और शब्द काम में लिया जाता है, वो याद रखना है आपको, प्रतिलोमित। प्रतिलोमित कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, प्रतिलोमित शब्द काम में लिया जाता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सेशन जरूर लंबा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी एग्जाम के अंदर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करके आओगे, ठीक है ना। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा बनता है, प्रतिलोमित बनता है। और याद रखना, पर्टिकुलर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तालाब, समुद्र, इनका पिरामिड जैव भार के आधार पर कैसा होता है, तो कैसा होता है, उल्टा या फिर प्रतिलोमित होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाता हूं और अपन फिर देखते हैं परजीवी के आधार पर। कैसा, किसके आधार पर देखते हैं, परजीवी के आधार पर। परजीवी के आधार पर बात करें तो ट्रिक क्या है, उत्पादक को नीचे रखना, तो इसमें उत्पादक कौन हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। अब इन तीनों को जला दो आप, ठीक है ना। वृक्ष को जलाएंगे तो मैंने बताया था, पीपल का वृक्ष का उदाहरण बताया था, बहुत बड़ा विशाल सा पीपल का वृक्ष है, उसको आप जलाओगे तो हमें एक ट्रॉली भर के क्या प्राप्त होगा, राख प्राप्त होगी, यानी कि जैव भार प्राप्त होगा। और उसके ऊपर 100 पक्षी जो बैठे थे उनको जब हम जलाएंगे साथ में, तो ले देके हमें हो सकता है कि 10 किलो 20 किलो का आसपास हमें क्या जैव भार प्राप्त हो। और सूक्ष्म जीव को जलाएंगे तो ले देके 20 से 30 ग्राम प्राप्त होगा। तो इनका जो भी अपने पिरामिड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो परजीवी का भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जलीय का भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव भार के आधार पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और परजीवी खाद्य श्रृंखला का जो अपने पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और यहां पर एक लाइन और याद रखना, वृक्ष पारितंत्र का भी पिरामिड कैसा बनेगा, तो वो भी उल्टा बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये जो आपको खाद्य श्रृंखला जो दिखा दे रही है ये वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला है, ठीक है ना। यदि ये ध्यान रखना। अब आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ऊर्जा का जो पिरामिड होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब साथियों चलिए हम देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड में ऊर्जा का पिरामिड कैसे काम करता है, या फिर इसका पिरामिड कैसा बनता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर कई बार बताया है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, ऊर्जा जो होती है इसका जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय, लेकिन कैसा होता है, शाखित होता है। एक दिशीय होता है लेकिन कैसा होता है, शाखित होता है। शाखित कैसे होता है, तो जब मैंने आपको फूड वेब के बारे में बताया था, यानी खाद्य जाल के बारे में बताया था, तब मैंने वहां पर आपको घास तो एक ही थी अपने पास में, या फिर वनस्पति यानी कि उत्पादक तो एक ही था, लेकिन उसको खाने वाले बहुत सारे थे। उसको खरगोश भी खा रहा है, तो उसको गाय भी खा रहा है, उसको फिर कीट भी खा रहे हैं, और इसके अलावा उसको बकरी भी खा रही है, ठीक है ना। तो वो जो खाद्य जो जाल था उसी के आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय तो होता है लेकिन शाखित रूप में होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा हमेशा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये मैंने कई बार बताया हुआ है आपको कि ऊर्जा जो होती है वो हमेशा कहाँ से, उत्पादक से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, उत्पादक से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर उत्पादक कौन हो जाएगा, अपने घास हो जाएगा। घास से फिर ऊर्जा किसके पास में जाएगी, इसके पास में, फिर खरगोश से मानव के पास में, फिर मानव से शेर के पास में जाएगी, यानी कि ऊर्जा का जो क्रम है वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको हर बार बताया है कि ट्रिक वही काम में लेनी है अपने को, उत्पादक को हमेशा नीचे रखना है। तो यहाँ पर ऊर्जा सबसे अधिक किसके पास में होगी, उत्पादक के पास में होगी, क्योंकि बनाने वाला जो चीज होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज वस्तु बना रही है
तो उस वस्तु को बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट की जो जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें सर्वाधिक मात्रा में उसी व्यक्ति के पास में मिलेगी। जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं, यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बना रही है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीज़ उसको रिक्वायरमेंट की होगी तो ऑब्वियसली बात है सबसे अधिक रॉ मटेरियल उसी के पास में मिलेगा। और वो प्रोडक्ट भी जो बना रही है कोई कंपनी, उस प्रोडक्ट का सबसे अधिक जो क्वांटिटी या फिर जो भी मात्रा होगी वो भी उसी के पास में मिलेगी। सेम वही फॉर्मेट अपने पास में यहाँ पर है। तो ऊर्जा सबसे अधिक बना कौन रहा है, कौन बना रहा है, उत्पादक बना रहा है। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास में होगी, घास के पास में होगी। और मैंने क्या बताया आपको, सबसे अधिक के लिए क्या काम में लेना है आपको, बड़ी लंबी लाइन खींचनी है, ठीक है ना। तो घास के पास में सबसे अधिक ऊर्जा है तो ये अपन ने सबसे अधिक लाइन खींच दी, ठीक है ना। उसके बाद में कम ऊर्जा किसके पास में, खरगोश के पास में, उसके बाद में मानव के पास में, उसके बाद में किसके पास में, शेर के पास में। अब इनको ऐसे मिला दो तो ये पिरामिड कैसा बना, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, तो क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर या फिर जो अपना स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंदर ऊर्जा के आधार पर पिरामिड कैसा बनता है। तो ऊर्जा के आधार पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब हम चलते हैं जलीय के अंदर, ठीक है ना। अब स्थलीय का सीधा बन रहा है तो इन सभी का भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना। जलीय की बात करें तो जलीय के अंदर इन सभी का जो बनेगा वो किसका बनेगा, जलीय का बनेगा, ठीक है ना। तो जलीय में भी सेम वही पैटर्न, पादप पल्लवक यानी कि उत्पादक, तो इसके पास में सबसे अधिक ऊर्जा होगी तो उतनी बड़ी अपन ने ये लाइन खींच दी, ठीक है। फिर जंतु पल्लवक के पास में होगी, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, तो इसका भी कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होगा वो भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और परजीवी की बात करें तो वृक्ष है, उत्पादक है, तो इसके पास में सबसे अधिक ऊर्जा है। और पक्षी के पास में कम, सबसे कम किसके पास में पहुंचेगी, सूक्ष्मजीव के पास में। तो इसका पिरामिड भी कैसा बनेगा, सीधा। तो यानी कि परजीवी जो अपना खाद्य श्रृंखला होगी उसका पिरामिड भी कैसा बनेगा, अपना सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है, हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है कि निम्न में से किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन सा पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड। या फिर इसी प्रश्न को घुमा कर पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जो कभी भी उल्टा नहीं बनता या फिर कभी प्रतिलोमित नहीं बनता, तो वो कौन सा हो जाएगा, अपना ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है ना। तो ये प्रश्न थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं वो लिख देता हूं, कभी उल्टा नहीं, ठीक है ना, कभी उल्टा नहीं बनता, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है ना। तो इसी के साथ में अपने जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अब मैं यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उनका जवाब आपको इसी फॉर्मेट के आधार पर देना है कि पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा, ठीक है ना। और वो जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं और उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना, ठीक है ना। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन लिखा देता हूं। तो साथियों अब आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये RAS 2021 की जो विज्ञप्ति आई थी अपने, उसके अंदर एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था और एक क्वेश्चन SI 2016 के अंदर पूछा हुआ। और ये दोनों जो एग्जाम होते हैं ये RPSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इनका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और इनका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको अगला जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि बायोमास अर्थात जैव भार का एक पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तो सारे के सारे मैंने जैव भार के अंदर आपको 3 तरह के पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर बताया था उदाहरण के माध्यम से। तो पहला ऑप्शन है समुद्र में, दूसरा है घास का मैदान, तीसरा है वन और चौथा हो जाएगा क्या, अपने टुंड्रा। अब इसमें से सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है ना। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है। अब जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी को घुमा दिया है या फिर इसकी जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी उसको थोड़ा बदल दिया गया, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोमित, और ये प्रतिलोमित का सीधा सा अर्थ होता है उल्टा, यानी कि इसको इंग्लिश में हम इन्वर्टेड के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। और मैंने यहाँ पर दोनों शब्द बताए थे आपको, उल्टा और प्रतिलोमित दोनों बताए थे, ठीक है ना। तो किसमें देखा जा सकता है, क्या वन के अंदर देखा जा सकता है, क्या घास का
अंदर देखा जा सकता है, तालाब के अंदर देखा जा सकता है, या फिर मरुस्थल। इन चारों में से किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रतिलोमित पिरामिड देखा जा सकता है जैव भार के आधार पर? तो इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, और जो भी इसका सही आंसर होगा वो मैं आपको अगले सेशन के अंदर जो भी अपना वीडियो आएगा उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा है। और एक YouTube का जो एल्गोरिथम होता है वो ये बताता है कि आप जितने भी व्यूअर्स इस सेशन को देखते हैं वो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और नए नए वीडियो और बनाते रहे, और अन्य सब्जेक्ट के भी जो बेहतरीन जो वीडियो होंगे या सेशन जो कंटेंट होगा वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।